नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। बच्चों, साइंस का भी हमारा एग्जाम मंडे को है। देखिए, अब इसके अंदर ना मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल्स दे दिए चैप्टर 10 के। चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स आज रात तक मैं अपलोड कर दूंगी। ओके। हमारे पास ऑलरेडी बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज जो है वो बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट पे साइंस का पूरा मटेरियल अवेलेबल है। मैंने पहले से ही दे रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना, आपका लर्निंग शुरू हो जाए। ठीक है, तो वो वाले जो वीडियोस आपने, आई होप कि जैसे मैंने आपको बताया था, लाइक इस दिन 2 मार्क के कर लेना, इस दिन 3 मार्क सेक्शन 8, ठीक है, आपने वो लर्न करना शुरू कर ही दिया होगा, तो वो वाला आपका हो गया। तो देखिए, अभी अगर आपने गाला लर्न किया है, ठीक है, आपको पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चंस लर्न कर रहे हैं, और अभी ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस जो मैं कहूंगी इनको डायमंड क्वेश्चंस, मैं 50 डायमंड क्वेश्चंस आपके लिए केमिस्ट्री के लेके आई चुन चुन के। मतलब डायमंड इनको बोलने का जो मेरा रीजन है वो ये है कि ये क्वेश्चन से ज्यादा टफ पूछेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आपका 1 मार्क 2 मार्क सब कवर अप हो जाएगा। इन्हीं क्वेश्चंस को हम मॉडिफाइड करके भी, ठीक है, वो लोग पूछ सकते हैं, और कब कैसे मॉडिफाइड करेंगे वो मैं आपको बता दी जा रही हूँ। तो इसके लिए ये क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे तो आप टेंशन लेना ही मत, ठीक है। आपका 80 ऑन 80 क्या, आपका 100 ऑन 80 आ जाएगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप मेरे पे विश्वास कीजिए। और हमारे साथ अभी शुरू करते हैं केमिस्ट्री के। कल के दिन में मैं फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी, ठीक है बच्चों। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरा टाइम टेबल रहेगा। आज फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स रात को 12 बजे के आसपास अपलोड हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो चलो, अब पहले तो ये वाले क्वेश्चन करें ताकि आपका लर्निंग शुरू हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा क्या है? बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री कैरीज 25 मार्क्स, ठीक है। तो 25 मार्क्स के हिसाब से अपन ये सारे क्वेश्चन कवर अप कर रहे हैं। 1 to 5 चैप्टर सारे आ गए इसके अंदर। ओके, अब बैलेंसिंग करना है बेटा। बैलेंसिंग बेसिकली ट्राई और एरर मेथड पे जाता है, पर ठीक है, थोड़ा सा अपन लॉजिक तो दिखा ही सकते हैं। तो देखो, जैसे पहला वाला है उसमें Mg है, यहाँ पे Cl2 है, तो Cl के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। ओके, यहाँ पे Cl के कितने एटम हैं? 2 एटम है। Mg के कितना है यहाँ पर? देखो, आगे कुछ भी नहीं है तो 1, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे सबका मालिक 1, 1। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1। अब देखो, Mg का एक ही एटम है यहाँ पर, यहाँ पे भी है। Cl के 2 हैं, Cl के 2 हैं, तो सब कुछ हो गया ना। जितना लेफ्ट साइड में उतना है तो राइट साइड में है, तो इसका मतलब कि इसमें बैलेंसिंग करनी ही नहीं है, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये होता है, देखो, 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, सिंपल। ओके, अब ये वाला एग्जांपल आप अपने, अगर आपको एग्जाम पूछते हैं डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव द एग्जांपल, तो आप लिख सकते हैं ना, व्हेन 2 एलिमेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। बहुत सिंपल है, रटिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, और ये एग्जाम्पल लिख दीजिए। ओके, खत्म। 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? HgO गिव्स, हीट करने के बाद HgNO। ओके, देखो, अब Hg यहाँ पर, Hg से मर्क्यूरी, ओके, मर्क्यूरी का सिंबल होता है ये। Hg यहाँ पर अकेला है, यहाँ पे भी अकेला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे O अकेला है और यहाँ पे O 2 हैं, बैलेंस करना होगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में ज्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड में कम है, तो जहाँ पे कम होता है हम लोग वहीं पे ही नंबरिंग करते हैं। ओके, अब करना क्या है? अब करना ऐसा होता है ना बेटा इसके अंदर कि हम लोग जब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 होल नंबर में जाना होता है, तो हमेशा मॉलिक्यूल के आगे लिखना होता है। तो अब जैसे यहाँ पे HgO है, या ये वाला O है, तो इसके नीचे 2 नहीं लिखूंगी, इसके आगे 2 लिख दूंगी। जो भी नंबर लगाओगे वो हमेशा मॉलिक्यूल के आगे की तरफ जाएगा, तो वो 2 आ गया। अब फिर से एक बार रीचेक कर लेते हैं हम लोग, गड़बड़ तो होगी, क्यों? देखो, अब जैसे 2 आया तो ये Hg का भी 2, मतलब ये 2 जो है ना वो दोनों पे एप्लीकेबल हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, जैसे मैंने HgO लिखा और आगे 2 लिखा, तो ये 2 जो है वो Hg के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा और O के लिए भी। अब हमने O को ध्यान में रख के तो 2 लिख दिया, तो O तो हो गया, बट Hg भी कितना हो गया बेटा? मर्क्यूरी भी कितने होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मर्क्यूरी के कितना है? आगे कुछ भी नहीं, मतलब 1, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 2 लिख दिया हम लोगों ने, अब बैलेंसिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, ये कैसा रिएक्शन है? देखो, HgO को तोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, हीट करके तोड़ रहे हैं, Hg और O अलग हो जाता है, तो जब तोड़ने वाली बात होती है उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। ओके, नाउ Na प्लस S गिव्स Na2S। अब देखो, यहाँ पे Na के साथ क्या बेटा? 2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे है
नहीं है, कोई नहीं, हम आगे 2 लगा देते हैं, लगा दिया 2। S अकेला है यहाँ पे भी S अकेला है, चलो बैलेंस हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब ये कौन सा रिएक्शन हुआ, अगेन देखो, ठीक है, अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 एलिमेंट जुड़ के तीसरा एलिमेंट बन रहा है, मतलब कि ये भी कैसा हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, TiCl4, ओके, TiCl4 रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, Mg के साथ। Ti मिल रहा है, MgCl2 मिल रहा है। चलो यहाँ पे Ti एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे Cl4 है, यहाँ पे Cl2 है, 4 करना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 है ना, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आगे 2 लगा दिया। अब जैसे मैंने कहा कि आगे जो भी नंबर लगाओगे वो दोनों एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो Mg भी कितना हो गया बच्चा, 2 हो गया। यहाँ पे Mg कितना है, एक ही है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, बन गया बैलेंसिंग। अब देखो क्या हुआ, Ti में से जो Cl था, ठीक है, वो Cl ने Ti को छोड़ दिया और Mg के पास चला गया, ठीक है, Ti को छोड़ दिया, Mg के पास चला गया, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हुआ। शिफ्ट मतलब कि डिस्प्लेस होना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर बात कर लेते हैं हम लोग। क्या है भाई, CaO combines with SiO2 gives CaSiO3। चलो Ca ओके, Si भी यहाँ पर एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है। यहाँ पे O कितनी बार है, देखो ये 2 हो गए, यहाँ पे 1 हो गया, 3, यहाँ पे भी 3। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कुछ बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट बैलेंस्ड ही है। अब देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर तीसरा मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सिक्स्थ, H2O2, ओके, H2O2 गिव्स H2O एंड O2। चलो देखो, अब H कितने यहाँ पे 2, यहाँ पे भी H कितना है 2, चलो ये तो ठीक है। O कितने हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे O 2 है और एक यहाँ पे है, तो मिला के कितने हो गए 3। ऑक्सीजन कितने हो गए 3, बैलेंस करना होगा। ओके, कैसे करें बैलेंस, देखो अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ, ओके, अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ तो ये तो होगा नहीं, मतलब O तो उसमें जाएगा। अब पहले मैं इसको रब कर लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। ओके, ना देखो बेटा, एक काम करें क्या, देखो ये O2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ठीक है, तो इसमें तो मेरे को चेंज लग नहीं रहा। बेसिकली क्या है ना, ये O अकेला है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लगाऊंगी बट इस O के साथ प्लस O के, तो वो इवन ऑड नंबर ही बन जाएगा, और वो ऑड यहाँ पे बनने वाला है नहीं। तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 लगा दिया, तो 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, ये 2 है, ठीक है, मैं कलर चेंज करूँ, आपको आइडिया आएगा। ये 2 है, यहाँ पे भी 2 लिख दिया, 2 2 ज़ा 4। ये ऑक्सीजन, ये 2 इसके साथ भी जाएगा, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2, यहाँ पे भी कितने हो गए 2, 2 + 2 4, कंप्लीट, ठीक है, हो गया बैलेंस। अब आप देखो तो ये H2O2 टूट कर 2 कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि सेकंड नंबर में डीकम्पोजिशन में क्या हुआ है, हीट, ठीक है, तो इस डीकम्पोजिशन को हम लोग थर्मल डीकम्पोजिशन लिख सकते हैं, एग्जाम्पल आ गया थर्मल डीकम्पोजिशन का। और 6 वाले में क्या यूज कर रहे हैं, यूवी मतलब कि सनलाइट मतलब कि फोटो डीकम्पोजिशन, तो ये कैसा हो गया, फोटोलाइसिस भी बोल सकते हो, या तो फिर फोटो डीकम्पोजिशन। बात समझ आई, ठीक है, बस इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। चलो आगे देखते हैं। ओहो, आगे तो आ रहा है बैलेंसिंग द रिएक्शंस एंड क्लासीफाई देम। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चों देखो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऑल्सो क्लासीफाई देम। इसका मतलब कि आइडेंटिफाई करो कि कौन किस टाइप का रिएक्शन है। तो चलो बिना को टाइम वेस्ट के चलते हैं। लेड एसीटेट सॉल्यूशन, लेड एसीटेट, ठीक है, लेड मतलब Pb,
एसीटेट मतलब क्या होता है, CH3COO। ओके, ये रिएक्शन होता है लेड एसीटेट। ओके, तो लेड एसीटेट सॉल्यूशन को हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ। तो कह रहा है कि क्या मिल रहा है, लेड क्लोराइड मिल रहा है, मतलब कि PbCl2 मिल रहा है, प्लस एसिटिक एसिड मतलब कि CH3COOH मिल रहा है। ठीक है, चलो अब कह रहे हैं पहले बैलेंसिंग करो, तो पहले बैलेंसिंग कर लेते हैं हम लोग। ओके, Cl यहाँ पे कितना है बेटा, 1, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो आगे 2 लगा दूँ। ओके, Pb यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है। अच्छा, ये पूरे ब्रैकेट में बाहर 2 लिखा हुआ है, मतलब कि इसका आगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो गया बैलेंस। ठीक है, H भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। चलो नेक्स्ट, सेकंड। अच्छा, ये रिएक्शन कैसा हुआ, तो देखो Pb ने Cl के साथ रिएक्ट किया और H ने CH3COO के साथ आ गया, मतलब कि इंटरचेंज हो रहे हैं ना, एलिमेंट्स एक दूसरे की जगह बदल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसा हो गया भैया, ये रिएक्शन हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट वाला। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट। नाउ सेकंड, okay, a piece of sodium metal is added to the absolute ethanol to form sodium ethoxide and hydrogen gas। a piece of sodium metal मतलब कि Na सॉलिड में रहता है। ठीक है, इज एडेड टू एब्सोल्यूट इथेनॉल मतलब कि CH3 इथेनॉल है ना, CH3CH2OH। ठीक है, ये हो गया इथेनॉल, इथेनॉल में चला जा रहा है ये, और फिर क्या बोला, टू फॉर्म सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड क्या हो जाता है, CH3CH2ONa, उसको सोडियम इथोक्साइड बोलते हैं। एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, चलो पहले बैलेंसिंग कर लेते हैं हम लोग। Na एक ही है। ओके, CH3 2O एक ही है। H2 यहाँ पे H2 आया, यहाँ पे H एक ही बन रहा है, मतलब आगे 2 लगाना पड़ जाएगा। आगे 2 लगेगा तो इसका मतलब कि ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंसिंग। ओके, अब अगर आप इसको देखो तो क्या हो जा रहा है, Na जो है, देखो सुनो ध्यान से मेरी बात को, ये जो Na है, ठीक है, ये Na H की जगह को हटाकर खुद आ जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ इसको हम लोग कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन भी। अब रेडॉक्स मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। देखो अभी अगर आप ये सोचोगे कि मैम तो सारे के सारे मतलब कंपाउंड जैसे लिखते जा रहे हैं, हमको लिखने नहीं आएगा, तो अब बेसिकली ना बेटा ये सारे कंपाउंड्स लिखना आपको 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर 3 में सिखाया गया होगा, तो उसी के ही नतीजे के हिसाब से आपको ये सब लिखना है। ठीक है, तो वो वाला 9 का केमिस्ट्री का पॉइंट आपको यहाँ तो काम लाना होगा। अब इतने कम समय में लाइक बहुत लंबा होता है, आपको एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए, वैलेंसीज लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, और अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि वो चीज़ मैं आपको सिखा पाऊँ। तो आप चीज़ समझ सकते हैं कि आपको थोड़ा सा तो इसको लेके ही चलना पड़ेगा, कि या तो आप एलिमेंट्स को थोड़ा सा लर्न कर लीजिए। इसके लिए कहते हैं सिर्फ 10th इंपॉर्टेंट नहीं है, 9th भी इंपॉर्टेंट है। 9th इज द बेस ऑफ 10th। ठीक है, ये सब चीज़ें, स्टडी हमेशा लर्निंग लाइक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड वाइज, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो आप बचपन से करते आते हैं। चलिए सी देख लेते हैं। आयरन 3 ऑक्साइड ऑन हीटिंग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, आयरन 3 ऑक्साइड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, Fe2O3 इस हीटिंग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या मिल रहा है, टू फॉर्म सॉलिड आयरन Fe मिल रहा है, एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, CO2 मिल जा रहा है। चलो बैलेंसिंग कर लेते हैं। आई थिंक इसकी बैलेंसिंग तो ईजी रहेगी। लेट्स सी, Fe यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे Fe एक ही है, 2 आगे लगा दिया। C यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी एक है। अच्छा, यहाँ पे O3 है, यहाँ पे एक है, तो ये टोटल मिला के कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे 2 हैं, तो आगे क्या लगा दें हम लोग। ओके, 4 हो गए, तो इस हिसाब से आगे हम लोग 2 लगा दें। बट अगर हम आगे 2 लगाएंगे, देखो अगर यहाँ पे 2 लगाते हैं तो C भी कितना हो गया, 2। तो अगर C के यहाँ पे 2 लगा दिया तो कितने हो गए, फिर तो 6 हो गए ना। देखो बात समझ आई। देखो मैं इसको रब कर दूँ, मैं दोबारा समझाऊँ आपको।
वो भी चला गया। चलो फिर से करते हैं। क्या हुआ, क्या बोल रहा है कि आयरन ऑक्साइड को आपको रिएक्ट करना है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो आपको मिलेगा सॉलिड आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जैसे Fe के साथ यहाँ पे 2 है तो हमने वहाँ पे 2 लगा दिया, इसका तो चलो कोई इशू आया ही नहीं हमको, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे O3 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 4, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊं, मेरी बात को सुनो, ठीक है, तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके आगे भी 2 लगाना पड़ जाएगा क्योंकि C2 है तो यहाँ पे भी 2 हो गया। बट फिर देखो ऑक्सीजन में क्या करामत हो जा रही है कि यहाँ पे 3 है ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे 2, तो कितने हो जाएंगे, 5। अब 5 कैसे लाऊं यहाँ पर मैं, 5 तो आ ही नहीं सकता ना, ठीक है, तो ये लोचा हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पे 2 नंबर तो लगेगा नहीं, तो चलो एक और नंबर लगा देते हैं, 2 की जगह 3 लगा देते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड है। अब कार्बन 3 हो गए तो मैंने यहाँ पर भी 3 कर दिया, तो यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 3, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 और 3 कितने हो गए, 6, यहाँ पे भी 3 और 2 कितने हो गए, 6 कंप्लीट। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 3 जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 आने वाला है। डन, क्लियर, ये थोड़ा सा हमारा हो गया। ओके, अब आगे रिएक्शन कैसा हुआ बताओ। ओके, सो हाउ इज द रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो बेसिकली देखो ये जो कार्बन है CO, यहाँ पे CO है तो यहाँ पे CO2 हो गया, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, तो जब ये एक ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। बात समझ आई, ठीक है। और इसके पहले Fe के साथ जो था ना वो O जुड़ा था, और अभी Fe के साथ O है ही नहीं, मतलब कि ये क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो अब इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गए, तो इसके लिए हो गया रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। फिर आता है D। चलो अब D में क्या है आइए देख लेते हैं हम लोग। D कह रहा है आपसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब कि H2S reacts with oxygen gas O2, okay, to form solid sulfur, मतलब कि S, and liquid water, मतलब कि H2O। डन, चलो नाउ क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को यहाँ पर, लेट्स सी। H2 यहाँ पर है, यहाँ पे भी है, कोई टेंशन नहीं है। S यहाँ पर है 2, 1 यहाँ पे भी 1 है, कोई टेंशन नहीं है। ओ यहाँ पे कम बखत 2 आ गए और यहाँ पे 1 आया, तो अगर इसको करना पड़ेगा तो इजी है ना। देखो यहाँ पे 2 लगा दो तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ पे 2 है तो आगे 2 लगा दिया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, सल्फर कितना हो गया 2, तो यहाँ पे सल्फर है 2 लगा दो, तो बेहद आसानी था, कुछ था ही नहीं। ओके, अब ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। सोचो देखो सल्फर के साथ हाइड्रोजन है यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ना, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसके लिए इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ देखो वीडियो लंबा हो सकता है, अब 50 क्वेश्चन समझा रही हूँ तो बट ऑब्वियसली उतना तो टाइम लगेगा ही। A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of the fresh milk to the 6 से थोड़ा स्लाइटली अल्कलाइन, मतलब 7.34 तक लेके जाते हैं? क्यों? क्योंकि देखो इससे क्या होता है ना कि जो बैक्टीरिया है वो जल्दी से ग्रो नहीं होंगे, तो दूध जो है वो दही में कन्वर्ट नहीं होगा, इसकी वजह से दूध थोड़ा लंबे समय तक फ्रेश रहता है। और मिल्कमैन इसी की वजह से जो है वो उसका पीएच लेवल चेंज करते हैं, ठीक है। अब आप सोचो आप अमूल का दूध लेके आ रहे हो तो वो दूध पॉलीबैग में रहता है, ठीक है, 1-2 दिन आराम से चलता होगा। अब सीधी बात है हमारे पास आता है, उसके पहले वो बनता होगा, ठीक है, उसको दूध निकालते होंगे, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। फिर भी दूध जो है फ्रेश का फ्रेश रहता है, तो वो ये ऐड करने की वजह से रहता है, ठीक है। अब वाई डज मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू सेट कर्ड, ठीक है, दही बनने में टाइम को लगता है। अब अभी भी हमने बोला कि हम बेकिंग सोडा डालते हैं उसके अंदर ताकि वो अल्कलाइन में हो जाए, और दही मतलब कि एसिडिक, तो वो अल्कलाइन से एसिड का सफ़र तय करने में
कुछ टाइम तो लग जाएगा, इसके लिए दही बनने में लंबे समय लग जाता है, ठीक है। दैट्स वाई रात को मम्मी जो है वो रख देती हैं ताकि सुबह तक बन जाए। तो ऑलमोस्ट हम उसको 8 से 10 घंटे देते हैं दही बनने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात आपको पता होगा, मम्मी जो है वो हल्का सा दूध गर्म कर लेती है, बॉयल नहीं, वार्म, ठीक है। हल्का सा दूध जो है वो गर्म कर लेती है, क्योंकि गर्म दूध के अंदर बैक्टीरिया जो होगा, वार्म दूध के अंदर बैक्टीरिया जल्दी से ग्रो करेगा, ठीक है। इसकी वजह से टेम्परेचर उस हिसाब से रहता है। चलिए नेक्स्ट, what is observed when a solution of potassium iodide is added to the solution of lead nitrate in a test tube, ठीक है। और एक सबकी रिएक्शन है, देखो अब क्या बोल रहा है, पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki हम किसके साथ ऐड कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस के साथ। तो क्या होगा, अब सीधी सी बात है, I जो है, ठीक है, जैसे ये Ki प्लस PbNO3 ट्वाइस, तो क्या हो गया, ये K जो है वो NO3 के साथ जुड़ जाएगा और Pb जो है वो I के साथ। एलिमेंट कंपाउंड का पहला एलिमेंट दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और दूसरे का पहला एलिमेंट पहले वाले के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, लाइक क्रॉस के होता है ये। अब इसमें होता क्या है, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, तो बेसिकली जब हम ये करते हैं तो हम लोगों को एक प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन येलो कलर का मिलता है, ठीक है। ये येलो कलर का और कुछ नहीं है, लेड आयोडाइड ही है। अब आपसे यहाँ पे 1 मार्क जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं, जैसे आपको ये बोल दिया, ठीक है, व्हाट इज व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू द लेड नाइट्रेट विच इनसॉल्युबल कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड एंड व्हाट इज द कलर। ओके, तो अब कौन सा इनसॉल्युबल कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, तो इसमें बन रहा है हम लोगों को पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी लेड आयोडाइड, मैं क्या टिक कर रही हूँ, ओके सॉरी, लेड आयोडाइड जो है वो बनता है। तो कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। लेड आयोडाइड जो है वो बनता है, क्या कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, ठीक है। और ये रिएक्शन कैसा है, डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही है, बट साथ ही साथ ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है कि रिएक्शन के दौरान एक लिक्विड फॉर्म में होता है और एक सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आप देख सकते हो KNO3 के आगे एक्वस लिखा हुआ है, दैट इज ए लिक्विड फॉर्म, PbI2 के साथ S लिखा हुआ है, दैट इज सॉलिड फॉर्म विच इज इनसॉल्युबल। बात पकड़ में आई। तो इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं, क्लियर हुआ ना। आपसे पूछ सकते हैं कि नेम द कंपाउंड विच इज इनसॉल्युबल इन द रिएक्शन PbI2, ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ द कंपाउंड, येलोइश कलर, नेम द रिएक्शन अदर देन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ तो ऐसे पूछ सकते हैं, इफ दिस रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन नेम द अनदर रिएक्शन बिलोंगिंग टू दिस रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात, कैसे मॉडिफाइड कर रहे हैं क्वेश्चन, तो है तो वही ना। ओके, मैंने इसलिए कहा था आपको इसमें से बहुत सारे अलग मॉडिफाइड क्वेश्चंस भी बताती जाऊंगी। चलिए 5th क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द X सब्सटेंस एंड इट्स फॉर्मूला, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होता है वो CaO, ये तो आप सबको पता ही होगा, टेक्स्ट बुक के अंदर का ही क्वेश्चन है ये। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CaO आ गया, ओके। देन राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X, ओके। अब बेसिकली जब ये कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो देखो अभी कंप्लीट रिएक्शन क्या बोल रहा है, CaO जब H2O के साथ रिएक्ट हुआ तो CaOH ट्वाइस बन गया। ये CaOH ट्वाइस जो है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो क्या मिलेगा, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको पता है, देखो CaO जो है वो सॉलिड होता है, ठीक है, जो चूना करते हैं ना घर पे कहीं पे भी, ठीक है, तो पानी के अंदर CaO पूरा मिला देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा CaOH ट्वाइस, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। जैसे आपने पान पार्लर में से चूना लिया और उस चूने को आपने पानी में डिजोल्व कर लिया, वो क्या आता है ना व्हाइट कलर का, डिजोल्व कर लिया, ठीक है, तो ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको अगर आप दीवार पे लगाओगे तो आपको पता होगा दीवार पे लगाने के बाद जो पेंटर होता है वो उसको लीव कर लेता है ना, पूरे 1 दिन के लिए छोड़ देता है, ओके। दूसरा हाथ मतलब कि सेकंड जो लेयर होता है वो नेक्स्ट डे लगाता है, उसी दिन नहीं लगाता, या तो फिर कम से कम 5-6 घंटे के गैप के बाद लगाता है। क्यों, ताकि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट उसका रिएक्ट करेगा तो वो जम जाएगा और शाइनी अपीयरेंस देगा। इसके लिए चूना जो होता है वो थोड़ा बहुत हल्का सा शाइन नजर आता है हम लोगों को, ठीक है, ये कंप्लीट रिएक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 1 एग्जाम्पल ऑफ डॉबर्नियर ट्रायड, ठीक है। अब डॉबर्नियर ट्रायड का लॉ का मतलब क्या है, उन्होंने पता है ना 3-3 का ग्रुप, ट्रायड मतलब कि 3 ठीक है, 3-3 एलिमेंट की दोस्ती करवा दी, भाई तुम तीनों बस बेस्ट फ्रेंड हो, साथ में रहो। और बेस्ट फ्रेंड भी किस हिसाब से बोला, उनको बोला कि मैं तुम्हारे मासेस को इंक्रीज करना, मतलब एक पतला, ठीक है, एक मीडियम साइज का और एक मोटा,
ठीक है, ये 3 साइज के फ्रेंड्स उसने बना दिए, मतलब कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ओके, और साथ ही साथ ये कहा कि तुम्हारा जो वजन होगा ना वो ऐसा होगा कि जो पतला पतला लड़का है और जो मोटा मोटा लड़का है, इन दोनों के वजन का प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो जो आंसर आएगा तीसरा तुम्हारा जो दोस्त होगा वो उसी वजन का होगा। बात समझ आई? ठीक है, तो जैसे लिथियम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम है, तो लिथियम और पोटेशियम के मास को 7 + 39 को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 किया तो 23 आया। 23 जो है वो मास होता है सोडियम का, इसके लिए तीनों की दोस्ती करवा दी तो सोडियम लिथियम और पोटेशियम दोस्त बन गए। ठीक है, इस तरीके का इनका लॉ था। चलिए नेक्स्ट, द pH ऑफ सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ास इज 14। ठीक है, तो वो सॉल्ट का नाम क्या है वो बता दो, केमिकल इक्वेशन लिखो उसके बनाने का और 2 यूज बता दो। ठीक है, अब NaCO3 मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट, कुछ भी लिख सकते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 और हाइड्रोजन का NaHCO3। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो हम लोग पकौड़े बनाने के लिए यूज करते हैं। अब ये जो है वो बेसिक नेचर का है, इसके लिए इनका जो pH लेवल वो कितना है, 14 है। ओके, अब राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन, तो ये लिखा हुआ है NaCO3, ओके, Na2 NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गिव्स NH4Cl एंड NaCO3। पता चला? NaCl को रिएक्ट कर रहे हैं पानी H2O के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस साथ और अमोनिया के साथ, तब जाके आपको एक कंपाउंड मिलेगा NH4Cl और दूसरा मिलेगा NaHCO3। बात पकड़ में आ गई? ओके, कहाँ यूज करते हैं हम लोग? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए और साथ ही साथ एंटासिड्स, एंटासिड मतलब कि एसिडिटी को भगाने के लिए। ठीक है, जैसे इनो वगैरह यूज करते हैं ना वैसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एंड फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू द ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 15 से बिलोंग करता है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स। ओके, और कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों? देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 दिया हुआ है तो क्या हो गया, Kl और K2 और L7। अगर नॉर्मल लिखना है तो आप वैसे भी लिख सकते हो। ओके, एटॉमिक नंबर 7, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,5, और फॉस्फोरस का 15 है तो इसका क्या लिखोगे, 2,8,5। भले ये KLM मेंशन नहीं करना है, मत करो, चलेगा, 285। अब नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की साइज छोटी है ना, उसका एटॉमिक नंबर 7 है और फॉस्फोरस 15 है, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो जिसकी साइज कम होती है अट्रैक्शन पावर उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन को वो नाइट्रोजन आराम से अट्रैक्ट कर लेगा कंपैरिजन टू द फॉस्फोरस। देखो पीछे दोनों के 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो देखा जाए दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, बट फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से, मतलब कि उनके अट्रैक्शन फोर्स के हिसाब से नाइट्रोजन छोटा है फॉस्फोरस से, इसके लिए उसका अट्रैक्शन पावर भी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की शक्ति। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय रस्टिंग ऑफ आयरन, और कुछ आपको डिस्क्राइब करना एक्टिविटी कैसे होगी, किन किन कंडीशंस में आयरन जो है वो रस्ट होता है। देखो, आयरन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जब हम उनको मॉइस्ट एयर में, मॉइस्ट मतलब कि आपको पता होगा आयरन ज़्यादातर बारिश के टाइम पे जंग जो है वो ज़्यादा चढ़ती है उसके अंदर। द रीज़न इज दैट कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का टेम्परेचर जो गर्म भी होता है और पानी भी होता है, हवा भी होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से होता है। तो जो आयरन होता है वो कैसे रेडिश ब्राउन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम रस्ट कहते हैं। अब क्या क्या 2 कंडीशन चाहिए, ऑक्सीजन मतलब कि एयर चाहिए और मॉइस्चर। सिर्फ ऑक्सीजन होगा तो रस्टिंग नहीं होगी। अभी जैसे गर्मी है ना, अभी समर का टाइम है, आप देखो आप कोई भी आयरन का उठा के देखो, रस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपको एयर है, मॉइस्चर नहीं है। ठीक है, बारिश में, ठीक है, बारिश में जैसे ही मॉइस्चर आ जाता है आयरन रस्ट होना शुरू हो जाता है। इसके लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी एक्सपेरिमेंट भी, एक्टिविटी भी है। ठीक है, ये एक्टिविटी मैंने पिछले वाले वीडियोस में भी दी हुई है, सेम जैसा ही है। तो भाई 3 टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है, उनके अंदर आयरन नेल डाल दो, जैसे आपको पूरा फिगर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आपको क्या डालना है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आप कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हो। कैल्शियम क्लोराइड का मतलब यह है कि वो, ठीक है, जो यहाँ पे वाटर को खींच लेगा। अब यहाँ से बनता है एक क्वेश्चन, विच केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरमेंट? कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। इसका काम होता है मॉइस्चर को दबोच लेना। अब हवा में मॉइस्चर नहीं रहा तो इसके लिए रस्टिंग नहीं होगी।
ठीक है। अब सेकंड के अंदर हमने क्या किया, हमने पानी भर दिया और ऊपर ऑयल रख दिया। अब जैसे ही पानी के ऊपर ऑयल आया, ऑयल जो होगा वो हवा को रिएक्ट नहीं होने देगा पानी के साथ, ठीक है। फिर से हम लोगों ने, ठीक है, दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया, पानी को और हवा को, बीच में ना ऑयल ला दिया, तो फिर से रस्टिंग नहीं होगी। तीसरे में हो जाएगी क्योंकि तीसरे में हमने पानी भी डाला, हवा तो ऑलरेडी मौजूद ही है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से पूरा रीड कर लेना। ऑब्जर्वेशन तो वही आ जाएगा कि थर्ड वाले में आप देखोगे रस्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्ट एनी 4 मेथड यूज टू प्रिवेंशन ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन। बहुत सारी, देखो पेंटिंग, नॉर्मली अपन पेंट कर लेते हैं, ठीक है। ऑयल और ग्रीस कर लेना, बारिश में ची 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 आवाज़ आती है दरवाज़ों में से, तो मम्मी वगैरह जो ऑयल डाल देती है, ठीक है। ये सब चीज़ें चलता है। जो घर की ग्रिल्स वगैरह होती है उस पर बैठ के ना ब्लैक कलर का पेंट किया जाता है या ब्राउनिश कलर का, ताकि रस्टिंग ना हो। गैल्वनाइजेशन या गैल्वनाइजिंग में याद करना, जिंक ही एक ऐसा मेटल होता है, ठीक है, जो कोट किया जाता है आयरन के ऊपर, ठीक है। अगर पूछते हैं विच मेटल इज यूज्ड इन द गैल्वनाइजेशन, तो सिर्फ जिंक मेटल। क्रोम पेंटिंग, मतलब क्रोम आ जाता है आयरन के ऊपर। और पांचवा होता है एनोडाइजिंग, ठीक है। अब इसमें इतना तुम्हें डिटेल में पूछने नहीं वाले, वैसे तो 4 ही है, मैंने फिर 5 दे दिए, और एक्चुअली तो आएंगे 2 और बोलेंगे कि एक्सप्लेन कर लो, दैट्स इट। नाउ एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का? सबसे पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बींग, ठीक है। हम लोगों को जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का लेवल होता है या जो भी टेम्परेचर जो केमिकल्स बनते हैं उसका पीएच लेवल 7 से 7.8 जितना ही होता है, ठीक है। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये जो होते हैं ये भी उतने ही लेवल पे चलते हैं। तो जब बारिश गिरती है, कौन सी, एसिडिक रेन वाली, तो पानी का लेवल जो है ना वो 7 की जगह 5.6 इतना नीचे गिर जाता है, एसिडिक में कम जाता है। इसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो थ्रेटन में आ जाती है, मतलब कि मर जाते हैं बेचारे। डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर, स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, आपको पता ही है, ठीक है। जिसकी वजह से स्टमक का पीएच लेवल क्या हो जाता है, 1 से 3 हो जाता है। ये ज़रूरी भी है क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन को एक्टिव करना पड़ता है। पेप्सिन इज एन एंजाइम, ठीक है, उसको एक्टिव करना पड़ता है और उसके एक्टिवेशन के लिए HCl का होना ज़रूरी है। बट ठीक है, उसके बदले में हमारा जो खाना होता है वो कैसा होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। फिर जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो बाइल जूस आता है ना, तो बाइल जूस जो है वो एसिडिक वाले को अल्कलाइन में कन्वर्ट कर लेता है, तो हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं होता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। अब सॉइल की पीएच लेवल जो है वो 6.5 से 7.3 ये आइडल मानी जाती है, ठीक है। अगर 6.5 से कम है, मतलब कि एसिडिक हो गया, तो क्या ऐड करते हैं, लाइम ऐड किया जाता है टू रिमूव द एसिडिटी फ्रॉम द सॉइल। और अगर 7.3 से ज़्यादा है तो जिप्सम यूज़ किया जाता है टू रिमूव द बेसिसिटी ऑफ द सॉइल। याद करना कौन सी चीज़ कब यूज़ की जाती है, रटाफिकेशन करना मत करो, समझ के लर्न करो, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। स्टॉपिंग टूथ डीके, ठीक है। अब हम लोग जब खाना खाते हैं तो उस दौरान अगर हमारा मुंह बंद रहता है तो उस दौरान हमारा जो पीएच लेवल है वो न्यूट्रल से 5.5 मतलब एसिडिक में आ जाता है। तो जो बैक्टीरिया हमारे खाने में मौजूद या हमारे माउथ में मौजूद होता है तो वो इस तरीके एसिड बना देता है। अब ये एसिड जो होता है वो क्या करेगा, हमारे दांत की जो कैल्शियम फॉस्फेट की जो कैविटी लेयर है उसको धीरे धीरे खाना शुरू करेगा, तो कैविटी आ जाएगी ना, दांत सड़ना शुरू हो जाएगी। इसके लिए कहते हैं कि तुम ब्रश करने के बाद सो, ब्रश में पेस्ट करने के बाद सो। अब जो ब्रश में हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो बेसिक होता है, एसिड प्लस बेस न्यूट्रल हो गया, तो इसके लिए हमारे दांत डीके होने से बचा सकते हैं हम लोग। रेमेडी फॉर एसिडिक इफेक्ट ऑफ हनी बी बाइट, ठीक है। अब हनी बी जब हमें काटती है तो उसके अंदर ना मिलेटिन सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में जाता है और वो बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है, हम लोगों को रेड हो जाता है ना, इचिंग होती है, तो उसको ठीक ठाक करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट पीरियोडिक लॉ ऑन विच द मॉडर्न पीरियड टेबल इज बेस्ड। अब पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या कहता है, पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, ठीक है। नंबर लाइक उन्होंने एलिमेंट्स को रोल नंबर दे दिए, भाई रोल नंबर 1 2 3 4 और ऐसे लाइन में बैठे रहोगे, कहीं कोई हिलने नहीं वाला, ठीक है। तो जिसकी वजह से एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट था वो हो गया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सिंपल, 1 मार्क का स्टेटमेंट आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन विच मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड, ठीक है। नो फिक्स पोजिशन असाइन टू हाइड्रोजन, कोई भी फिक्स पोजीशन है ही नहीं उसकी, क्यों नहीं है। और मेंडली पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, ये मेंशन क्यों नहीं किया गया था हीलियम, नियॉन और आर्गन के बारे में। तो सबसे पहला कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 2 चीज़ों पे बेस्ड है, एक तो नंबर अभी बताया, दूसरा प्रॉपर्टीज। नंबर भी इस तरीके से कि उनकी प्रॉपर्टीज मैच करनी चाहिए।
हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन हेलोजन की तरह भी रिएक्ट करेगा और अल्कली मेटल की तरह, मतलब कि ग्रुप 1 की तरह भी रिएक्ट करेगा, ग्रुप 17 की तरह भी रिएक्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। माइनस हो जाएगी तो हेलोजन की तरह ट्रीट करेगा, प्लस होती है तो लाइक सोडियम, लिथियम, पोटेशियम उसकी तरह ट्रीट करेगा। तो किस जगह पे रखेगा? ढोगला बने इसका, तो क्या कहाँ पे रखेंगे उसको? इन द मेंडली पीरियड टेबल वाई वॉज देयर नो मेंशन ऑन नोबल गैसेस। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे नोबल गैसेस मिले ही नहीं थे, इसके लिए मेंडली की टेबल में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, या कोई भी प्लेस उस टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं की गई थी। नेक्स्ट, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस इट? केमिकल इक्वेशन क्या होती है और क्यों जरूरी है? तो केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे हम लोग सिम्बॉल्स फॉर्मूलाज जो है वो लिख देते हैं और वो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, आप स्टेटमेंट रीड करो और इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्ट कर रहा है और हमें अमोनिया मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हम ना कितना यहाँ पर कैटलिस्ट ले रहे हैं, भाई निकल कैटलिस्ट है। ठीक है, कितना टेम्परेचर ले रहे हैं तो 473 केल्विन, कितना एटमॉस्फेयर ले रहे हैं तो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब आपने ऑलमोस्ट सब चीज़ें यहीं बता दी। तो ये रिएक्शन आपको कंप्लीटली आइडिया दे देता है, आपको कुछ भी स्टेटमेंट रीड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन मतलब कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना हम मास बना सकते हैं ना मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिर्फ मास को बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए अभी जो हमने ऊपर से बैलेंसिंग की है तो वो यही तो था ना कि हम बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो आगे 2 लगा दो। ठीक है, यहाँ पे 3 लगा दो, बैलेंस हो गया। कुछ भी एक एग्जाम्पल दिया मैंने, तो इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसका। ओके, रुको 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 रुको, ओके लो, ओके, ये ना ऐसे ही होता है, चलेगा। मैं नहीं मिटा रही, नीचे जगह है वहाँ पे लिख देते हैं। नाउ 16, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड्स। सबसे पहले इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड मतलब कि CH3 CH2 CH3 COOH। इथेनोइक है ना, हाँ मैं प्रोपेनोइक लिख रही थी भूल से। ओके, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो ब्रांच पे चलते हैं। देखो C ओके, OOH, तो COOH आ गया। यहाँ पे CH3 CH और ये H। ठीक है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं CH3 COOH। ठीक है, चलो दूसरा प्रोपेनोइक एसिड। ओके, तो देखो पहले यहाँ पे लिख देती हूँ मैं CH3 CH2 COOH। प्रोप मतलब कि 3 कार्बन, तो 3 कार्बन दिख रहे हैं ना। ठीक है, उसको कैसे लिखोगे? इसको C 3 आ गए। यहाँ पे क्या है? CH3 है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हो गए, 1 2 3 लगा दो हाइड्रोजन, 1 2 3। फिर बीच में क्या है? CH2, तो 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगा दिया। ठीक है, फिर क्या है? COOH में एक O डबल बॉन्ड के साथ जाता है और एक O इस तरीके से आता है, बन गया, सिंपल। ना थर्ड क्या कह रहा है? बेंजीन। ओके, अब बेंजीन तो ठीक ही है, बेंजीन मतलब कि 6 कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब पहले इन सब के साथ ऐसे करके बॉन्ड ज्वाइन कर दो। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर भी 3 अल्टरनेट में डबल बॉन्ड कर लो, 1 2 और ये 3, डन। चलो फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है ब्यूटेनाल। ठीक है, D मतलब ब्यूटेनाल। ओके, सो ब्यूटेनाल उसका होता है CH3 CH2 CH2 CHO। ब्यूटेनाल है ना, नाल मतलब अल्डिहाइड, तो देखो CHO लगा दिया। ओके, बस अभी इसको भी आप जो हमने एसिड की तरह किया वैसा कर लेना, C C C C। ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ज्वाइन कर लोगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, HH लिख देना, और यहाँ पे OH है, तो सिंपल क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड और यहाँ पे H। ठीक है, चलो फिर क्या है? 5th नंबर हेक्सेनॉन। देखो 5th नंबर क्या है? हेक्सेनॉन। हेक्सेनॉन मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है। पीछे क्या है बेटा, नॉन। नॉन मतलब कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप मतलब कि कहीं पर भी आप बीच में ओ लगा दो, दैट्स इट, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। और बाकी हर जगह पे आपको लगाना है CH3 CH2 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 CH3। ओके, देखो अब जैसे मैं CH यहाँ पे लिख रही हूँ, अब मैंने आपको देखो अभी भी बताया कि CH3 को आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से आप इसको लिख दोगे, तो अब ये आपको लिखना आ जाएगा, ठीक है। मैं ये उम्मीद करके चलती हूँ, तो मैं ज़्यादा उसमें टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रही। फिर क्या है, F नंबर फ्लोरोपेंटेन। ओके, F क्या है, फ्लोरोपेंटेन। फ्लोरोपेंटेन तो पेंट कितनी बार है, 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। फ्लोरोपेंटेन मतलब साथ में पीछे की तरफ क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। बस आगे लगा दो, स्टार्टिंग में CH3, फिर CH2 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 एंड देन CH2, सिंपल, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। फिर क्या है, फिर है ब्यूटाइन, जगह है ऊपर लिख देती हूँ। ओके, now let me remove this। now G क्या है, ब्यूटाइन, ठीक है। अब कार्बन कितने हो गए, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। अब YNE है, YNE इसका मतलब क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। किसी भी कार्बन के बीच में किसी के साथ भी आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, लगा दिया, बस इतना करना है, ठीक है। अब बाकी जगह पे एक एक बॉन्ड लगा दो, ठीक है। अब हाइड्रोजन प्लेस करते हैं हम लोग। अब हाइड्रोजन कैसे प्लेस करेंगे, देखो पहले तो 3 ही आ जाएंगे। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब ये वाला कार्बन देखो, इसके 3 बॉन्ड यहाँ बन गए और 1 बॉन्ड यहाँ बन गए, तो चारों ऑक्यूपाइड हो गए, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन प्लेस करने की जरूरत नहीं है। ये वाला भी देखो जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 3 आ गए और एक यहाँ पे आया, यहाँ पे एक ही है, मतलब 3 और चाहिए, तो पीछे क्या आ जाएगा, CH3, डन। चलो फिर क्या आता है, पेंटेनोइक एसिड। ओके, नाउ कौन सा नंबर है, H पेंटेनोइक एसिड। पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ऑइक एसिड है तो पीछे वाले में OH लगा दो। चलो बाकी तो बस CH3 CH2 CH2 CH2, सिंपल, खत्म, कुछ नहीं हुआ इसके अंदर, बहुत आसान है। ओके, फिर क्या है, आई क्या है, पेंटेनॉल। ऑल मतलब अल्कोहल ग्रुप, OH, तो 5 पहले लगा दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद OH लगा दो, OH इज द अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। बस बाकी जगह में CH3 CH2 CH2 CH2, खत्म। लास्ट क्या बच जाता है, J, हेप्टेनॉल, नीचे जगह है हेप्टेनॉल की, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। J हेप्टेनॉल, हेप्ट मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 7। नाल मतलब एल्डिहाइड, तो पीछे की तरफ CHO लगा दो, बस खत्म। CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, आइडेंटिफाई करते हैं, क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चा इसके अंदर, आइडेंटिफाई एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो बच्चा कितने कार्बन है, 1 2 3, मतलब प्रोप, और पीछे क्या है, OH मतलब अल्कोहल ग्रुप, तो A का नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल। ओके, चलो B, देखो COOH आगे लिखा था ना मैंने, और कितने हैं, 1 2 3 मतलब प्रोप, और COOH मतलब ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। चलो C देख लेते हैं। C में देखो बीच में CO है, बीच में C डबल बॉन्ड O है, मतलब कीटोन ग्रुप। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, मतलब क्या हो गया, पेंटेनॉन, ठीक है। D देख लेते हैं, D में डबल बॉन्ड आया, मतलब कि ENE ग्रुप आएगा, 1 2 3 4 है, तो ब्यूटीन, बस खत्म। चलो आइए अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये जनाब हमसे।
नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। CH3 CO CH2 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 CH3। देखो मेरे को तो दिख गया, मेरे को तो नज़र पड़ गई। CO मतलब फंक्शनल ग्रुप, CO मतलब कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप। देखो CH3 और CH2 के अलावा जो दिखे ना, ठीक है, वो आपका टारगेट है और कुछ नहीं, बस उसी टारगेट को पकड़ के चलो। अब बी देखो, CH3 CH2 CH2 क्या है, COOH। COOH मतलब बोलो बोलो, हाँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब एसिड वाला। ये देखो फिर मेरे को दिख गया, साफ साफ दिख गया CHO। ओके, बाकी सब CH3 CH2 CH2, बस एक दिख गया CHO। CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, वो नाल था ना, NaL, इथेनॉल प्रोपेनॉल। ओके, एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पे मुझे दिख गया OH। OH मतलब एल्कोहल ग्रुप। डन। चलिए 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 क्वेश्चन, हाउ इज इथीन प्रिपेयर फ्रॉम द इथेनॉल। इथेनॉल में से इथीन कैसे बनाओगे और गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, इथेनॉल में से इथीन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, वो ऊपर चला गया है, प्रिंटिंग टाइपो मिस्टेक हुआ है। ओके, नीचे आएगा। और ये क्या है, ये है हमारा इथेनॉल CH3 CH2OH। इसके साथ हम H2O ऐड कर रहे हैं तो हमें इथीन मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और H2O बाहर निकल जाएगा। दैट्स इट। ओके, चलो बेसिकली क्या हुआ, ये जो OH है ना, ठीक है, देखो ये OH जो है वो इसके साथ जुड़ के चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन द ग्रुप 14 एलिमेंट इन द पीरियड टेबल इज नोन एज द फॉर्म कंपाउंड विथ मैनी एलिमेंट्स, राइट एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब कार्बन जो ग्रुप 14 में आता है, ये माना जाता है कि वो बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन देता है। तो बताओ कि क्लोरीन के साथ उसका जब रिएक्शन होगा जो 17 नंबर में, तो क्या मिलेगा, क्लोरीन मतलब कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, CCl4। और ऑक्सीजन के साथ क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किसी के साथ तुम रिएक्शन कर दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट, नेम द रिएक्शन विच इज कॉमनली यूज इन द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू फैट। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल को फैट में कन्वर्ट करने के लिए क्या रिएक्शन करते हैं, और वो रिएक्शन थोड़ा डिटेल में बताओ। तो देखो, वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो अनसेचुरेटेड कार्बन की लंबी चेन होती है। अनसेचुरेटेड मतलब कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की लंबी चेन होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे करके मतलब एक लंबी चेन हो जाती है। तो लंबी चेन होती है, तो जब हम उसको फैट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये जो डबल बॉन्ड दिख रहे हो ना, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर ले सिंगल बॉन्ड के अंदर, सी सिंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। तो बेसिकली हम लोग अनसेचुरेटेड कार्बन को कन्वर्ट कर लेते हैं सेचुरेटेड कार्बन के अंदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल का एक रिएक्शन दिया हुआ है, डबल बॉन्ड है बेटा यहाँ पर। जैसे हाइड्रोजन ऐड किया, ये बॉन्ड टूटा, देखो अभी सिंगल बॉन्ड हो गया। और ये जब एक बॉन्ड टूटता है तो दोनों कार्बन के ऊपर आधा आधा बॉन्ड चला जाता है और उस बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। बाकी पूरा का पूरा रिएक्शन सेम है। ठीक है, बस वो बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन लग गया। देखो यहाँ पे C के साथ सिर्फ 2 R है, यहाँ पे C के साथ 2 R भी है और H भी आ गया, 3 चीजें आ गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट, राइट द फॉर्मूला एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। फॉर्मूला तो CCl4 सिंपल। ओके, अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताओ। ओके, देखो अभी बेसिकली कार्बन के 4 वैलेंसी होती है, तो मैं कार्बन की 1 2 3 और 4 वैलेंसी रख रही हूँ। ओके, और Cl की 1 होती है, तो ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया और ये Cl हो गया। ठीक है, ओके बच्चों, तो देखो इस तरीके से हो गया ये कंप्लीट। ओके, CCl4 आ गया हर जगह पे। ओके ना, अब क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, देखो अब इसको आपको अगर सर्कल फॉर्म में जाना है तो आप जा सकते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो, अब बच्चे बोलेंगे मैम Cl के पीछे 7 आता है। हाँ, लिख सकते हो 7। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये C हो गया, ये इसका हो गया। ओके, नाउ क्लोरीन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। सो क्लोरीन
कितना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और सी का तो एक एक बॉन्ड है ही, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो चलो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। नाउ अब क्या कह रहा है, व्हाट इज सैपोनिफिकेशन, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब सैपोनिफिकेशन क्या होता है, सैपोनिफिकेशन वो मेथड होता है जहाँ पे हम लोग सोप को बनाते हैं बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स और ऑयल्स विद द बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो CH3COO C2H5 प्लस NaOH, तो क्या मिलेगा, CH3COO Na और C2H5OH। ये रिएक्शन लर्न कर लेना, द मेथड इज नोन एज द सैपोनिफिकेशन। ठीक है बच्चों, चलो एक 23 क्वेश्चन और कर लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड नेम द मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर गिवन बिलो। देखो 282 मतलब नंबर 12 हुआ, 2 + 8 10, 10 + 2 12। नंबर 2 को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल होता है। ओके, चलो फिर क्या है 281, तो 281 को हम क्या बोलेंगे, 2 + 8 10, 10 + 1 11 मतलब सोडियम। सोडियम भी क्या हुआ, मेटल। 287 मतलब 17, 17 नंबर में क्या आता है, क्लोराइन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। एंड 21 मतलब कि 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिथियम। ओके, लिथियम मतलब कि मेटल। ओके, चलिए सो बच्चों यहाँ पे 23 तक हम लोग इसको रख देते हैं। ठीक है, फिर एक और वीडियो इसका पार्ट 2 होगी। अगर मैंने 50 के 50 अभी कवर करूँगी तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, तो अपलोड होने में मुझे लाइक 2 से 3 घंटे आराम चले जाएंगे, फिर आपको लेट मिलेगा। तो मैं इसको यहीं स्टॉप कर लेती हूँ। ठीक है, और फिर पार्ट 2 में मैं बाकी सारे क्वेश्चन आपके साथ कवर करके आपको फटाफट से वीडियो भेज दूंगी। तो लेंथ कम होती है तो थोड़ा जल्दी अपलोड हो जाता है, तो इसको तब तक शुरू कर लीजिए पढ़ना, तब तक मैं दूसरे वीडियोस आपको भेजती जाऊंगी। और वीडियो कैसा लगा हो जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा। अभी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 के लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।